प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 24 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है निबंध लेखन। चलिए शुरू करते हैं पाठ 24 निबंध लेखन। ठीक है, अंग्रेजी या इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऐसे राइटिंग। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं। निबंध लेखन साहित्य की एक कलात्मक विधा है। निबंध का शाब्दिक अर्थ बंधा हुआ है ना? शाब्दिक अर्थ क्या है? बंधा हुआ। एक निबंध में कई अनुच्छेद होते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले इस पुस्तक के अंदर हमने अनुच्छेद पढ़ा था, क्या था, कैसे था। तो निबंध के अंदर कई कई अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जिसमें संबंधित विषय पर विचारों तथ्यों के आधार पर इसका व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रस्तुति निबंध होती है। यानी कि निबंध में क्या होता है, किसी भी विषय पर आप जो भी तथ्य जुटाते हैं, जो भी विचार जुटाते हैं, उसके ऊपर आप अपने अपने भी विचार लिखते हैं। क्या आप उस विषय के ऊपर अपनी क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, इस प्रकार के सभी विचार अनुच्छेद, कई सारे अनुच्छेदों में पिरोकर निबंध क्रमबद्ध प्रस्तुति निबंध इसका स्वरूप है। ठीक है, निबंध के विषय कोई विशेष ना होकर कई सार्वजनिक होते हैं, है ना, जिन पर निबंध लिखे जा सकते हैं। ये असीमित होते हैं, जिसमें भावना से, विचार से, गंभीरता से, विवरण से, परिचय से लिखा जाता है। हमारे जीवन में घटी, देखी, सुनी, कही गई घटनाएं निबंध का विषय होती है। की जानकारी हमें घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व से होती रहती है। इसके लिए हम विषयानुसार विषय वस्तु का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि निबंध में क्या होता है, हम जो चीजें मतलब जो चीज सच में है, जो चीज सत्य पर आधारित, जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आसपास, परिवार में, समाज में, जिस भी चीज को हम देखते समझते हैं और अपने विचार उस पर डालते हैं, तो वो क्या होता है, उसके अंदर निबंध के अंतर्गत ये सब लिख सकते हैं कई अनुच्छेदों। ठीक है, तो ये हुआ निबंध की जानकारी। अब देखिए बच्चों, निबंध के अंक कितने होते हैं। निबंध विषय देखो, मुख्य रूप से निबंध के 3 अंग होते हैं, यानी कि निबंध को 3 अंगों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्रस्तावना या भूमिका, नंबर 2 विषय वस्तु या कथानक, नंबर 3 उपसंहार या अंत। देखो बच्चों, प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना में हम निबंध का क्या कौन सा भाग लिखते हैं? ये निबंध का प्रथम चरण होता है। चूंकि प्रथम प्रथम तय होने के कारण यह अपना प्रभाव ज्यादा डालता है। निबंध की सबसे ज्यादा सफलता भूमिका या प्रस्तावना से होती है। यह मात्र एक अनुच्छेद उपभाग में लिखी जानी चाहिए। तो प्रस्तावना को, जो भी विषय आपको दिया जाएगा, उसके बारे में जो प्रभावपूर्ण तरीके से आप जो सबसे ज्यादा जो अच्छा लिख सकते हैं ना, वो आप प्रस्तावना में लिखेंगे। यानी कि पूरे उस निबंध का सार जो होगा आप उस प्रस्तावना में लिखेंगे। उस प्रस्तावना में आप क्या प्रभावपूर्ण तरीके, सरल भाषा में अच्छे से आप लिखेंगे कि पढ़ने वाले को उसे पढ़ने में आनंद आए। ठीक है, तो इस प्रकार जो होगा, ये एक अनुच्छेद के रूप में होता है। आपका सबसे प्रथम चरण निबंध का यह होता है। ठीक है, और इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है पूरे निबंध के ऊपर। चलिए, दूसरा होता है विषय वस्तु या कथानक। इसके लिए 3-4 अनुच्छेदों का प्रयोग कर विषय वस्तु या कथानक को व्यवस्थित और क्रमबद्ध स्पष्ट किया जाता है। फिर अब उस विषय पर आप कई कई सारे विचार अपने दे सकते हैं अलग अलग अनुच्छेदों के अनुसार। तो इसमें एक से अधिक आपके अनुच्छेद हो सकते हैं विषय वस्तु या कथानक के अंतर्गत। जो भी आपने उसकी विवरण व्याख्या अच्छे से करेंगे, इस पाठ में करेंगे। ठीक है, इस भाग में करेंगे। अगला देखिए, उपसंहार या अंत। अब निबंध का आता है अंत। अंत करते समय हमें स्पष्ट रूप से ऐसी बात लिखनी चाहिए जो पढ़ने वाले के लिए, या जो हम लिखते हैं, हम क्या हो, दिमाग पे उसका पूरा असर करे। यानी प्रभावी पूर्ण, बहुत, एक तो प्रस्तावना, एक अंत, ये दोनों प्रभावी पूर्ण से होने चाहिए। निबंध में लिखी गई बातों को संक्षिप्त रूप में उसका सार प्रस्तुत करते हुए इसका अंत किया जाता है। यह निबंध थोड़े में समेट कर उपसंहार देना चाहिए। इसे भी मात्र एक अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। उपसंहार देखो बच्चों, प्रस्तावना उपसंहार मिलते जुलते हैं। उसमें भी क्या होता है, आपका प्रभावी रूप से जब निबंध शुरू होता है तो अलग ही उसमें एक प्रवाह होना चाहिए कि शुरू में ही आपको 2-3 पंक्तियां पढ़ने के बाद बाकी पूरा निबंध पढ़ने का मन करे। और जब अंत करे, अंत में आप कोई सीख या समझ के अनुसार कोई वाक्य ऐसा लिख सकते हैं, कोई ऐसी मुहावरा या फिर कोई ऐसी लोकोक्ति यहाँ पर लिख सकते हैं जो मतलब उसको पढ़ने के बाद उससे हमारा क्या हृदय और दिमाग काम करे। ठीक है, उस विषय के ऊपर हमारा दिमाग काम करे, यानी कि वो हमारे ऊपर असर डाले, ऐसा आपका उपसंहार होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुए निबंध के अंग। ठीक, अब आ जाइए निबंध के उदाहरण, किस प्रकार हम निबंध लिखते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन के हमारा विषय, इस पर हमें निबंध लिखना है। ठीक है,
क्या है रक्षाबंधन बच्चों? ये हिंदुओं का पवित्र त्योहार, भाई बहन का त्योहार माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्यों ये मनाया जाता है? बहन अपनी भाई की रक्षा के लिए राखी बांधती है। कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा में। ठीक है, हर बहन अपने भाई की कलाई में यह इस त्योहार पर राखी तिलक पुण्य सिर पर अक्षत रखकर भाई भाई के लिए क्या करती है? बहन लंबे जीवन की प्रार्थना करती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपकी प्रस्तावना हुई। फिर ये विषय वस्तु, ये तो देखो बच्चों उदाहरण के तौर पे आप अपने अनुसार कई सारे उसके क्या अनुच्छेद का एक अच्छे तरीके से उसकी एक टॉपिक डालकर आप अच्छे से वहां पर लिखकर फिर अनुच्छेद शुरू कर सकते हैं। ठीक है, निबंध है रक्षाबंधन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हिंदुओं का पवित्र त्योहार माना जाता है। रक्षा मात्र एक सूत्र का धागा है जिसे बहन अपनी रक्षा के लिए भाई के हाथ में बांधती है। यह उत्सव श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सबसे पहले रानी कर्मवती ने मुगल बादशाह हुमायूं के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा का वचन लिया था। तभी से हर बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर तिलक लगा पुण्य सिर पर अक्षत रखकर भाई के लंबे जीवन के लिए कामना करती हुई आरती उतारती है। बहन भाई एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपने व्रत को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। वही बहन आशा एवं विश्वास धारण करती है, अपनी रक्षा को सुनिश्चित मानती है। आपने देखा ये सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा होगा? प्रस्तावना का। ठीक है बच्चों, ये होता है आपकी प्रस्तावना। किस प्रकार से प्रभावी ढंग से जो क्यों मनाया जाता है, किस प्रकार मनाया जाता है, उदाहरण देकर हमने अच्छे से इसका प्रस्तावना किया। प्रस्तावना के बाद अलग अलग अनुच्छेद आ जाते हैं जो विषय वस्तु के अनुसार कथा वस्तु के अनुसार आ जाते हैं। ठीक है, हमारे देश में रक्षाबंधन विराट रूप ले चुका है। सच बात तो यह है कि माता पिता की मृत्यु के बाद बहन का सम्मान करने वाले भाई अब गिने चुने ही हैं। माता पिता को जब पुत्र पर घर से माता पिता को जब पुत्र घर से निकाल कर वृद्धाश्रम पहुंचाते हैं तब बेटी ही उनकी खोज खबर लेने वाली होती है। संपूर्ण घर गृहस्थी का मालिक बेटा होता है परंतु वह माता पिता के प्रति उत्तरदायी नहीं हो रहे हैं। फिर भी बेटियां दोनों कुलों को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। आप देख रहे हो बच्चों, कथा वस्तु मतलब विषय वस्तु के अंतर्गत आप अपने विचार, जैसे कि आजकल हो रहा है, ऐसा नहीं रटी रटाई बातें निबंध में लिख दी। जो आप समझ रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आप जिस पर आपका क्या चल रहा है, सही या गलत के बीच में आपके दिमाग ने विचार उत्पन्न किए, तो वो सब आप इसमें डाल सकते हो। आजकल क्या हो रहा है ये सब इस तरह से आप अच्छे से डालकर लिख सकते हो। जैसे कि इसमें क्या है, जो आजकल लिखा है हो रहा है वही इस यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार कई प्रकार की बातें आप एक से अधिक अनुच्छेद में लिखकर विषय वस्तु कर सकते हैं, है ना। फिर अंत में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? उपसंहार अंत। यह त्योहार अब फैशन का रूप धारण कर चला जा रहा है। इसमें सदाचार सद्व्यवहार शालीनता की जगह धूम धड़ाका लेता जा रहा है। समय के परिवर्तित होते अब बहनें सोने चांदी के रक्षा सूत्र बनवाकर भाई की कलाई की शोभा बढ़ा रही हैं। बहनें दूर दराज यहाँ तक कि देश विदेश से आकर रक्षाबंधन पर्व में भागीदार होती है। ऐसा भी समय आया है जब उन्हीं बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाकर दुष्टता पर सज्जनता की विजय हुई है। आने आने वाले समय में इसका स्वरूप और भी आधुनिक होता चला जाएगा। ठीक है, अब रक्षाबंधन जिसे राखी का त्योहार भी कहते हैं, बहनों द्वारा गाया जाने वाला गीत लोगों को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो ये कितना अच्छा लग रहा है। इस प्रकार का आप कोई कविता या फिर कोई गाना एक दो पंक्ति वाला या फिर कोई मुहावरा या फिर कोई लोकोक्ति डालकर अपना अपना निबंध प्रभावी ढंग से बहुत अच्छा सा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ बातें ऐसी सत्य पर आधारित जो चीजें हो रही वो अंत में करते हुए एक प्रभावी ढंग से लिखा गया है आपका उपसंहार यानी निबंध का अंत, है ना। इससे हमें बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिलता है। आपका उपसंहार ऐसा होना चाहिए जो एक सीख, तो इस प्रकार लिखा जाता है आपका। ऐसे ही पुस्तकालय, पुस्तकालय कैसे हुआ? पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तक का अर्थ होता है किताबें और आल्य का अर्थ होता है घर, यानी पुस्तकालय का अर्थ क्या हुआ? किताबों का घर। इस तरह से प्रस्तावना के अंतर्गत आप पुस्तकालय से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अच्छे से फिर आपका विषय वस्तु आ जाता है, दूसरा अनुच्छेद, है ना।
पुस्तकों को विषयवार, विधावार तथा भाषावार ढंग से अलग अलग सजाकर अलमारियों में रखा जाता है पुस्तकालय। ठीक है। पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य अनेक प्रकार की गद्य पद की पुस्तकें अलमारी की शोभा बढ़ाती हैं, है ना। तो इस प्रकार मतलब संबंधित पुस्तकालय से संबंधित जो भी जानकारी, किताबें किस प्रकार की होती है, व्यवस्था किस प्रकार की होती है, कैसा माहौल होता है, वहां पर बैठने, प्रकाश हमें वहां पर उपलब्ध कराया जाए जिससे कि हम अच्छे से ध्यान से अच्छे से हम अपना अध्ययन कर सके। ठीक है। चलिए ये हो गया, ये आपके विषय वस्तु आ जाती है। फिर आपका जो होगा उपसंहार अंत। भारत देश के महानगरों शहरों में पुस्तकालय है, परंतु गांवों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार को पुस्तकालय के लिए आर्थिक सहायता देकर या सरकारी पुस्तकालय खुलवाकर छात्रों नागरिकों की ज्ञानार्जन सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। देख रहे हो उपसंहार क्या है आपके, आप अपने विचार डाल सकते हो कि आप क्या नयापन चाहते हो, आप समाज में क्या परिवर्तन चाहते हो, वो आप उपसंहार के अंदर डालकर लोगों की सोच को खोल सकते हो। ठीक है बच्चों। अब आ जाइए तीसरा, विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान ने आज आध्यात्मिक शक्तियों को नकारा घोषित कर दिया है। वर्तमान युग विज्ञान युग कहा जाता है। किसी क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। आज मानव के समस्त कार्य विज्ञान पर ही निर्भर करते हैं। आज मानो इस तरह से आप अच्छे से स्पष्ट रूप से विज्ञान से संबंधित बातों को अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना के अंदर। फिर आपकी विषय वस्तु आ जाती है, फिर आपका अंत आएगा। विषय वस्तु में आप क्या क्या विज्ञान कर रहा है, क्या उसके उससे संबंधित लाभ और हानि दोनों लिखने पड़ेंगे। हर चीज का एक लाभ भी होता है, हानि भी होता है। ऐसे नहीं विज्ञान से लाभ ही होता है, केवल हानियां भी होती है। क्या क्या आपने विचार, आपको विज्ञान को लेकर क्या क्या जानकारी जुटी, वो अच्छे से आप करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, आप इसको अच्छे से समझ के अपने अपने शब्दों में फिर अच्छे से लिखिएगा। ठीक है। फिर अंत करेंगे हम। संपूर्ण जगत में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिजीवी है। वह अपने बुद्धि बल के जरिए सभी प्राणी जगत का सिरमौर बन बैठा है। उसके लिए कहा जाता है कि जहां चाहा वहीं रहा। मनुष्य ने, देखे इस प्रकार से लोगों की मुहावरे आप डाल सकते हैं, है ना। मनुष्य ने पूरी प्रकृति को अपने बस में कर लिया। वह विश्व विजय हो गया है। एकमात्र कंप्यूटर से उसने अपने सारे काम आसान कर लिए हैं। यहाँ विज्ञान को जानने के लिए एक कवि की कविता काफी है। तो एक कविता भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, मशहूर कवि का सूर्यकांत वर्मा द्वारा यह कविता है। हम पहले पैदल चलते थे, अब गाड़ी और जहाज चले। चंद्रमा मंगल अब दूर कहाँ, जब जब विज्ञान का राज चले। घर बैठे बातें करते हम, वीडियो कॉलिंग का जमाना रहा। चिट्ठी चौपाती दूर हुई, यह अब गुजरा हुआ जमाना रहा। विद्युत बल्ब, एसी, हीटर व कई यंत्रों का आविष्कार हुआ। समय बचत व सुख सुविधाओं से धन्य आज संसार हुआ। तो इस प्रकार विज्ञान से लाभ अधिक है और उससे हानि भी है, लेकिन हमें वो विज्ञान के ऐसे आविष्कार नहीं करना चाहिए जिससे कि क्या हो, जनजीवन पर हानि हो। तो ऐसे आविष्कार करो जिससे लाभ अधिक हो। हानि वाले आविष्कार, अधिक हानि देने वाले आविष्कार हमें नहीं करने चाहिए। इस प्रकार आप अपने भी विचार अंत में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब आ जाइए कंप्यूटर क्रांति। कंप्यूटर में क्या क्रांति आई? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक साधन या उपकरण है। प्रस्तावना शुरू करते हुए लिखेंगे आप। इसका आविष्कार सामान्य गणितीय गणना के लिए हुआ। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत आदि के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। सबसे पहले इन सब चीजों के लिए हमारा कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। इसी कंप्यूटर ने आज मानव के कठिन से कठिन काम को आसान कर दिया है। पुराने आविष्कृत कंप्यूटर में बार बार नए नए सुधार करके उसे बहुउपयोगी बनाया गया है। रोबोट एक यांत्रिक मानव है जो गुण मानव में होते हैं, वे लगभग उसमें पाए जाते हैं। सोचना, आदेश पालन करना, मस्तिष्क का पूरा पूरा प्रयोग करना तथा कई दिनों का कार्य वह मिनटों में कर देता है। कंप्यूटर को हम संगणक भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रस्ताव में कंप्यूटर क्या है, किस प्रकार से उसका प्रयोग किया गया था और आज आधुनिक युग में उसका क्या प्रयोग है, कितना वो आगे बढ़ चुका है। ठीक है, उसका क्या विशेषता है यह प्रस्तावना में लिखेंगे। फिर उसकी क्या है, इतनी बड़ी बच्चों, फिर उसके अनुच्छेद, कई अनुच्छेदों में उसके बारे में अच्छे से विस्तार पूर्वक आप उस पर कई अनुच्छेदों में उसकी विषय वस्तु के बारे में लिखेंगे। क्या है, कैसे है, क्यों, कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, आज कहाँ पर पहुंचा, इस प्रकार करते हुए। ठीक है, फिर उसका अंत कर देंगे। ठीक, कंप्यूटर का यह एक ऐसी क्रांति, परंतु वायरस से भी उसका बचाव हमें करना चाहिए, है ना। मतलब कंप्यूटर क्या अच्छी क्रांति है।
एक पल में सुदूर से सुदूर बैठा व्यक्ति हमारे सामने आकर हमसे बातें करने लगता है। ये कैसी कंप्यूटर क्रांति है, परंतु वायरस से उसका बचाव हमें करना चाहिए। अब पहले जैसी बड़ी-बड़ी मशीनें नहीं रह गई, अब सब डिजिटल ज़माना आ गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्रांति मानव के लिए तमाम सुविधाएँ उपहार के रूप में लेकर आई है। यानी कि कंप्यूटर क्या है, हमारे लिए उपहार है। कंप्यूटर से संबंधित सभी लाभों व उसकी क्या क्रांति है, इससे क्या है मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे लोगों का जीवन आसान हो गया, इस तरह से आप अपने विचार भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कोरोना। कोरोना देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कोरोना क्या है। कोरोना 19 एक वायरस है जिसने दिसंबर 2019 में संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। यह अत्यंत सूक्ष्म कीटाणु होता है। कोरोना मानव के एक बाल से लगभग 900 गुना छोटा 900 गुना छोटा होता है, परंतु आज पूरा विश्व कोरोना से परेशान ही नहीं, अपितु उसका उसका भय लोगों के मन में दूर नहीं हुआ है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक महामारी घोषित किया है। ठीक है, यह संपूर्ण विश्व के लिए एक चुनौती है। तो इस तरह से कोरोना के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, आप इससे प्रस्तावना में लिखेंगे। फिर इसके अंदर विषय वस्तु क्या-क्या इसमें हुआ, क्या-क्या प्रभाव पड़ा जनजीवन पर, किस तरह से लोगों का जीवन बदल गया, आज हमारी अर्थव्यवस्था अगर पीछे है तो उसका कारण कहीं न कहीं कोरोना भी है, बिल्कुल है ना? तो उसके ऊपर अच्छे से आप लिखते हुए, है ना? उसके लक्षण आप लिखेंगे, कोरोना संक्रमित व्यक्ति को क्या होता है, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, शरीर दर्द तथा जल्दी-जल्दी थकान लग जाती है, गले में दर्द व खराश के साथ-साथ सांस लेने में परेशानी होती है। कुछ ऐसे भी मरीज मिले हैं जिनके भीतर उपरोक्त एक भी लक्षण नहीं मिलते, परंतु जांच में वे पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि उनमें कोरोना का वायरस पाया गया है। तो इसके लक्षण भी लिखेंगे, इससे होने वाली हानि कई अनुच्छेद के अंतर्गत एक से अधिक अनुच्छेदों में आप इसकी विषय वस्तु के बारे में लिखेंगे, फिर आप इसका अंत करते हुए लिखेंगे। इसके बचाव के लिए दूरी बनाकर रहना, हाथों को साबुन व सैनिटाइजर से बार-बार धोना, फिर इसके बचाव से संबंधित आप इसमें कई सारी अच्छे से लिखते हैं। ठीक है? फिर आप अंत करेंगे, हमारा देश इन टीकों जो टीके लगाए गए, मतलब इससे बचाने के लिए हमारे देश में कोविडशील्ड का सीरम, है ना, जो टीके के रूप में हम सभी भारतीयों में लगा है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा कोवैक्सीन का भारत बायोटेक ने निर्माण किया है। कैसे किया? इसी टीके की वजह से क्या हुआ, कोरोना वायरस से बचाव। हमारे देश इन टीकों को विदेशों में निःशुल्क भेजकर तथा लोगों की जान बचाकर पुण्य का भागीदार बनाया। आज भी याद आती है, मन भयभीत होकर आत्मा हिल जाती है, वो कल आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब इस तरह से आप अपने विचार अच्छे से करते हुए इसका अंत भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ समाप्त। आओ करें अभ्यास। निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। नंबर 1, किसी देखे हुए मेले का यथार्थ वर्णन कीजिए। यदि आप कहीं मेले में गए, जो भी आपने वहां देखा उसको अच्छे से प्रस्तावना और विषय वस्तु व उपसंहार के ऊपर आप अच्छे से लिखें। पर्यावरण प्रदूषण, विद्यालय का वार्षिक उत्सव, चौथा किसी राष्ट्रीय पर्व का वर्णन, पांचवा मेरी प्रिय पुस्तक। इन विषयों पर आप अपना निबंध लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये अभ्यास आपको जरूर करना है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।